आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो माइनर्स होते हैं वो हमेशा ये ट्राई कर रहे होते हैं कि कैसे वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड कर सके, और वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने का उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। मतलब अगर किसी माइनर ने ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर दिया तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी ये जो रिवॉर्ड होता है ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, और क्योंकि ये रिवॉर्ड इतना बड़ा होता है इसीलिए बहुत सारे माइनर्स ये ट्राई कर रहे होते हैं कि कैसे वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर सके। ठीक है, अब तुम लोग को ये तो समझ गया, बट ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने का प्रोसेस क्या है। देखो, एक क्रिप्टोग्राफिक पजल होता है, और जो भी माइनर इस क्रिप्टोग्राफिक पजल को सबसे पहले सॉल्व करेगा वो माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब एक क्रिप्टोग्राफिक पजल क्या होता है, देखो एक ब्लॉक जो होता है उस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हेडर होता है। अब अगर ऊपर से देखा जाए तो उस ब्लॉक हेडर के अंदर चार चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है टाइम स्टैम्प, दूसरी चीज़ होती है मर्कल रूट, तीसरी चीज़ होती है नॉन्स, एंड चौथी चीज़ होती है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अभी क्या होता है, ये जो माइनर्स होते हैं इन माइनर्स को इस हेडर के ऊपर SHA-256 विच इज़ अ हैशिंग टेक्निक वो अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, और जब वो ऐसा कर लेते हैं उनको एक आंसर मिलता है, एंड दैट आंसर शुड बी लेस दैन द डिफिकल्टी लेवल। अब जो भी माइनर इस हेडर के ऊपर SHA-256 अप्लाई करेगा और आंसर निकालेगा, एंड इफ दैट आंसर इज लेस दैन द डिफिकल्टी लेवल, तो वो माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के प्रोसेस में आगे बढ़ जाता है। अब ये डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल बेसिकली एक रैंडम नंबर होता है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क बहुत पहले ही सेट कर लेता है। ओके, अब कुछ ट्विस्ट्स है हमारे पिक्चर के अंदर। सबसे पहला ट्विस्ट ये है कि कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि माइनर्स हमेशा इस हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं SHA-256, एंड जो भी आंसर निकल के आता है दैट आंसर शुड बी लेस दैन डिफिकल्टी लेवल, ये बोला था मैंने। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर किसी माइनर को इस हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करनी है तो ऐसा करने के लिए उसे ये चारों के चारों चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो माइनर्स होता है उनको टाइम स्टैम्प पता होता है, उनको मर्कल रूट पता होता है, उनको प्रीवियस ब्लॉक का हैश पता होता है, बट उन्हें नॉन्स बिल्कुल भी नहीं पता होता, और इसीलिए उन्हें नॉन्स को निकालना पड़ता है। अब नॉन्स को कैसे निकालते हैं वो लोग, नॉन्स को वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस के ऊपर निकालते हैं। ओके, मतलब अगर सपोज किसी माइनर को इस हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करनी है तो सबसे पहले क्या करेगा पता है, सबसे पहले नॉन्स के जगह पे एक रैंडम नंबर या बेसिकली कोई नंबर रखेगा। ओके, ट्रायल एंड एरर बेसिस, ये याद रखना। लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने नॉन्स की जगह पे 7 नंबर रखा, तो अभी उसको चारों के चारों लोगों की वैल्यूज पता है, मतलब चारों के चारों एलिमेंट्स की वैल्यू पता है, तो अभी वो हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करेगा। हैशिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद उसको आंसर मिलेगा which should be less than difficulty level, but if it is not less than difficulty level then वो नॉन्स के जगह पे कोई दूसरा नंबर रखेगा। पहले 7 रखा था, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 8 रखेगा। अब चारों के चारों एलिमेंट्स उसको अगेन पता है, अब अगेन हेडर के ऊपर वो हैशिंग टेक्निक अप्लाई करेगा। नाउ आंसर आएगा, नाउ द आंसर शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ द आंसर इज नॉट लेस देन द डिफिकल्टी लेवल देन अगेन वो नॉन्स की जगह पे कोई और नंबर रखेगा। पहले 8 रखा था, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अब 9 रखता है, तो अभी अगेन इस हेडर के ऊपर वो हैशिंग टेक्निक अप्लाई करेगा, आंसर निकालेगा। नाउ इफ द आंसर इज लेस देन द डिफिकल्टी लेवल देन दैट माइनर इज द विनिंग माइनर, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि वो ही सबसे पहला माइनर है जिसका आंसर इज लेस देन द डिफिकल्टी लेवल। ओके, नाउ इफ द आंसर इज लेस देन द डिफिकल्टी लेवल देन वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। अब ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब अगर सपोज उस माइनर ने आंसर निकाल लिया विच इज लेस देन द डिफिकल्टी लेवल, क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उसको ये पता है कि नॉन्स का वैल्यू क्या है, क्योंकि आंसर इज लेस देन द डिफिकल्टी लेवल ना, तो इसका मतलब उसको पता है कि नॉन्स का सही वैल्यू क्या है। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वो माइनर है जिसको पता है कि नॉन्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ओके, तो अभी नॉन्स का एग्जैक्ट वैल्यू मिलने के बाद ये माइनर उस एग्जैक्ट वैल्यू को या बेसिकली नॉन्स को बाकी के माइनर्स को ब्रॉडकास्ट करता है। ओके, अब जब ये माइनर उस नॉन्स को बाकी के माइनर्स के साथ ब्रॉडकास्ट करता है तब ये जो बाकी के माइनर्स है उस नॉन्स को चेक करता है,
वो चेक करते हैं कि क्या ये नॉन्स सही नॉन्स है या नहीं। अगर वो सही है तो ये बाकी के माइनर्स उस नॉन्स के लिए कंसेंसस देते हैं, मतलब बेसिकली उस डिसीजन को अग्री करते हैं, और फिर दिस माइनर कैन ऐड द ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। तो बेसिकली पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा फंडा ये है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये पढ़ेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। अब इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यार प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है। देखो, नॉन्स को ढूंढने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस, बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। ओके, अब अगर सपोज किसी माइनर ने नॉन्स को ढूंढ लिया, उसको बाकी के माइनर्स के साथ ब्रॉडकास्ट कर लिया, बाकी के माइनर्स ने अपने कंसेंसस भी दे दिए, तो इस सिचुएशन में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उस माइनर ने नॉन्स को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा वर्क किया, एंड दैट नॉन्स is the correct nonce is the proof of that work, right? And that is the reason why this concept is called as proof of work. अब ये जो proof of work नामक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि तुम लोग को, जैसे अभी अभी मैंने बोला, तुम लोग को ये तो पता होगा कि नॉन्स को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, पावर, लाइक रिसोर्सेज वगैरह यूज़ होते हैं, राइट? तो अभी जो माइनर नॉन्स को ढूंढता है उसको तो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के लिए मिल जाता है, उसको रिवॉर्ड भी मिलता है बाद में। बट बाकी के माइनर्स जो नॉन्स को ढूंढने का ट्राई कर रहे थे, उनका क्या? उनने भी तो बहुत सारा पावर, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा एनर्जी वेस्ट किया था उस नॉन्स को ढूंढने में, या बहुत सारा एनर्जी, ये सारी चीज़ें लगाई थी उस नॉन्स को ढूंढने के प्रोसेस में। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे उनको तो बदले में कुछ मिला ही नहीं, उनको तो रिवॉर्ड मिला ही नहीं। दे डिड नॉट गेट एनी रिवॉर्ड फॉर दैट, बट उनका एनर्जी, रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें चली गई। ठीक है, बस रिवॉर्ड एक ही माइनर को मिला एंड बाकी के माइनर्स को ना रिवॉर्ड मिला, और उल्टा उनके एनर्जी, रिसोर्सेस, पावर, ये सारी चीज़ें चली गई, वेस्ट हो गई। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और इन अ वे इस डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है प्रूफ ऑफ स्टेक। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर्स को एग्जाम में तुम्हें एक तरीके से लिखना पड़ता है, एंड यही चीज़ नोट्स के अंदर तुम्हें मिलेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स को परचेस करो और अपने पॉइंटर्स को बढ़ाओ। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।